दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गाइड में। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी पशुधन प्रसार अधिकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं अगर आपको पार्ट ए और पार्ट बी की तैयारी करनी है। पार्ट ए सभी के लिए कंपलसरी है और पार्ट बी और सी में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज़ करना पड़ता है। तो अभी हमने जो है पार्ट ए में लास्ट क्लास में हमने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, साइज़ और शेप को मेंशन किया था। अगर आपको इनकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। साथ ही साथ वहाँ पर एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपके सेल डिवीज़न। तो दोस्तों, सेल डिवीज़न क्या है? तो सेल डिवीज़न इज़ द प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइडेड टू फॉर्म अ न्यू डॉटर सेल। यानी इसमें क्या होता है, जो भी आपकी पेरेंट सेल होती है उसका डिवीज़न दो डॉटर सेल्स में होता है। सेल डिवीज़न क्यों ज़रूरी है? सेल डिवीज़न होती है ताकि आपकी ग्रोथ हो सके। ठीक है, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। कहीं पे कोई घाव हो गया उसको हीलिंग के लिए चाहिए, रिपेयरिंग के लिए सेल डिवीज़न ज़रूरी है और रिप्रोडक्शन के लिए भी क्या है, सेल डिवीज़न ज़रूरी है। तो सेल डिवीज़न इसेंशियल फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एंड रिपेयर। इंश्योर करता है सेल डिवीज़न कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कैरी ऑन हो, फॉरवर्ड हो। ओके, सेल डिवीज़न जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपकी माइटोसिस और एक होता है आपके मियोसिस। माइटोसिस को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीज़न और मियोसिस को क्या बोलते हैं हम, रिडक्शनल डिवीज़न। और एक होता है आपके एमाइटोसिस जिसमें कि आपके डायरेक्ट डिवीज़न होता है, जो कि आपके बेसिकली बैक्टीरिया वगैरह में होता है। ठीक है, सेल साइकिल में फेजेस आते हैं, जैसे कि आपके G1 फेज़ हो गया, S फेज़ हो गया, G2 फेज़ हो गया और M फेज़ हो गया। ठीक है, तो सेल्स जो साइकिल होता है, एक होता है इंटरफेज होता है और एक होता है डिवीजन फेज। इंटरफेज में बेसिकली सेल की क्या होती है, ग्रोथ होती है। उसी में जैसे आपके G1 फेज हो गया तो इस फेज में क्या होगा, सेल ग्रो करेगी, यहाँ पे प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी डीएनए का जो अमाउंट रहता है 2n से आपके 4n हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन कौन से फेज़ में होता है, एस फेज़ में होता है। फिर G2 फेज़ में क्या होता है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवीज़न के लिए और यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनल्स है, ऑर्गेनल्स का क्या होता है, आपके डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, और जो एक्चुअल जो डिवीज़न होता है वो आपके एम फेज़ में होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पहले न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, देन साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। यानी न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म का जो डिवीज़न होता है वो कौन से फेज़ में होते हैं, एम फेज़ में, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल डिवीज़न। एक होता है आपके G0 फेज़, इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग फेज़, यानी इसमें सेल डिवाइड नहीं करते हैं, जैसे कि आपके न्यूरॉन्स हो गया। ठीक है, ये आपके डिवाइड नहीं करते हैं, ये आपके G0 फेज़ में ही अरेस्टेड रहते हैं। इसके अलावा जो ये रेस्टिंग फेज़ होती है, या तो ये परमानेंटली भी हो सकती है, टेम्पररी भी हो सकती है। परमानेंट में आपके न्यूरॉन्स आ गया और हार्ट सेल्स आ गया, आपके टेम्पररी में आपके लिवर सेल्स होंगे। ठीक है, तो ये आपके जो आपके टेम्परली होंगे वो G0 से आपके डिवाइडिंग फेज़ में भी जा सकते हैं, और जो परमानेंटली होंगे वो G0 फेज़ में ही अरेस्टेड रहते हैं, जैसे कि आपके न्यूरॉन्स। ओके, अब जो इंटरफेज़ में क्या होता है, सेल अपने आप को क्या करता है, प्रिपेयर करता है डिवीज़न के लिए। 90% ऑफ सेल साइकिल्स में ये होता है। क्रोमोसोम यहाँ पे विजिबल नहीं होते हैं और इसमें क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, कौन सी फेज़ में, एस फेज़ में। ऑर्गेनल्स अपने नंबर को इंक्रीज़ करता है और प्रिपरेशन होती है डिवीज़न के लिए। अब सेल डिवीज़न के टाइप्स आपके माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस में क्या होता है, कितने नंबर ऑफ डिवीजन्स होते हैं, एक होता है, जबकि मियोसिस में आपके दो होता है डिवीज़न। माइटोसिस में जो डॉटर सेल बनती है वो 1 से 2 बनती है, मियोसिस में आपके टोटल 4 डॉटर सेल बनती है। अब क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है माइटोसिस में और हाफ रहता है मियोसिस में। ठीक है, और जेनेटिक जो वेरिएशन होता है, जीन में जो डिफरेंसेस आ जाते हैं, वो आपके माइटोसिस में नहीं होता है, मियोसिस में ये जेनेटिक वेरिएशन होता है।
अक्यूरेंस कहाँ पे होती है, तो माइटोसिस आपके बॉडी सेल्स यानी सोमैटिक सेल्स में होता है, जबकि आपके जर्म सेल्स में क्या होता है, आपके मियोसिस है। ये आपके ओवरव्यू है। ओके, तो माइटोसिस में क्या होगा, अब जहाँ पे कि आपके बॉडी सेल्स क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी एक सेल्स से आपके 2 सेल बनेंगे और जो क्रोमोसोम का नंबर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, ट्वाइस एन पहले भी था, ट्वाइस एन बाद में डॉटर सेल में भी उतना ही रहेगा, सिर्फ आपके एक सेल से क्या बने, 2 डॉटर सेल बने। ठीक है, अब इसकी भी स्टेजेस होती हैं, एक होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। इंटरफेज में क्या होगा, अब यहाँ पे मैंने आपको कंपैरेटिवली मेंशन किया है, इससे आपकी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, क्रोमेटिन होता है वो क्या होता है, कंडेंस हो जाता है किसमें, क्रोमोसोम में, यानी क्रोमोसोम का क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाता है। अब जैसे मैंने बताया था कि हर एक क्रोमोसोम किसका मिलकर बना होता है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड के से मिलकर बना होता है। कब बनता है, जब आपके क्रोमोसोम का क्या होता है, ये रेप्लिकेट करता है, फिर ये क्या बनाएगा, 2 सिस्टर क्रोमेटिड बनाता है, जो कि आपस में किससे जुड़े हुए होते हैं, सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। तो प्रोफेज में यही होता है, आपकी कंडेंसेशन होता है, किसका, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है। और जो न्यूक्लियोलस है यहाँ पे आपके डिसअपियर होने लग जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसइंटीग्रेट होने लग जाती है। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर की क्या होती है, आपकी फॉर्मेशन होने लग जाती है, किसमें, प्रोफेज में। ओके, देन आपका आता है मेटाफेज। अब जो क्रोमोसोम है ये आपके इक्वेटोरियल प्लेट में यानी मिडिल में आने लग जाते हैं, और जो स्पिंडल फाइबर रहते हैं वो किससे अटैच होते हैं, आपके काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन और भी ज़्यादा होने लग जाता है। अगर आपको व्यू करना है क्रोमोसोम को, तो बेस्ट स्टडी के लिए कौन सा स्टेज है, मेटाफेज भी है। यहीं पर आपके क्रोमोसोम को आप अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो, देख सकते हो। जिन जो नेक्स्ट फेज़ आता है वो आपके एनाफेज आता है। यहाँ पे सेंट्रोमेयर क्या होने लग जाते हैं, स्प्लिट होने लग जाते हैं। जो सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए थे, किससे, सेंट्रोमेयर से जुड़े थे, वो क्या हो जाएंगे, सेपरेटेड हो जाएंगे, और जो डॉटर क्रोमोसोम बने वो एक दूसरे से दूर जाने लग जाते हैं, अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लग जाते हैं। एंड देन जो नेक्स्ट फेज़ आता है वो टीलोफेज आता है। क्रोमोसोम फाइनली आपके जो अपोजिट पोल है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो फिर से रीअपियर होने लग जाती है, न्यूक्लियोलस फिर से अपीयर होने लग जाता है, और जो क्रोमोसोम कंडेंस था वो डिकंडेंस होने लग जाता है। तो ये आपकी माइटोसिस की क्या है, फेजेस हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं शुरुआती दौरान में इंटरफेज है, ठीक है, नॉर्मल क्रोमोसोम है। जैसे ही ये प्रोफेज में एंटर करेगा तो क्या यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, क्रोमोसोम दिख रहे हैं और क्रोमेटिड जो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े हैं, और स्पिंडल फॉर्मेशन भी आपको साइड से दिख रही होगी। अब मेटाफेज में क्या होता है, यही जो क्रोमोसोम होते हैं ये आपके मिडिल में आ जाते हैं, यानी इक्वेटोरियल प्लेट में आ जाते हैं, और जो स्पिंडल फाइबर रहता है किससे अटैच रहते हैं, आपके काइनेटोकोर से रहते हैं। अब एनाफेज में क्या होते हैं जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं ना वो क्या होने लग जाते हैं, एक दूसरे से दूर होने लग जाते हैं और अपोजिट पोल की तरफ आने लग जाते हैं, किसमें, एनाफेज में। और फाइनली टीलोफेज में क्या होने लग जाता है, जो भी आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियोलस है ये अपीयर होने लग जाता है। ओके, और क्रोमोसोम जो कंडेंस था वो डिकंडेंस होने लग जाता है। तो ये आपके क्या है, फेजेस हैं। अब बाद में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। अब एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, क्लीवेज की फॉर्मेशन होती है, यानी क्लीवेज फॉरो बनता है। और प्लांट सेल में आपके सेल प्लेट बनती है जिसको कि आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, और इससे क्या बनेगी, फिर एक न्यू सेल वॉल बाद में बनती है। तो साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में कैसे होती है, क्लीवेज की फॉर्मेशन होता है किसमें, एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का, सबसे पहले तो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है इसमें ग्रोथ के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट। हम भी क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो एक ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, कहीं भी कुछ कट फट गया तो आप देखते होंगे कुछ टाइम बाद फिर से न्यू सेल वहाँ पे आ जाती है ना। तो पुरानी जो सेल है, ख़राब हुई जो सेल है, उसको रिप्लेस किया जाता है नई सेल से।
रीजनरेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, कहीं पे घाव हो गया उसको भरने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे सबसे मेन बात क्या है कि क्रोमोसोम का नंबर क्या रहता है, मेंटेन रहता है। ट्वाइस एन है तो ट्वाइस एन ही रहेगा, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं आते। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है आपका मियोसिस। मियोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, यानी एक डिप्लॉइड सेल से फिर हम क्या बनाता है मियोसिस, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। ये आपके रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं वहाँ पर होते हैं, ज़रूरी है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो मियोसिस को क्या बोलेंगे, रिडक्शनल डिवीजन। क्यों बोलेंगे, क्योंकि अब जो डिप्लॉइड सेल है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हैप्लॉइड सेल में हो रहा है। ठीक है, ये भी 2 तरीके से होता है, एक तो होता है मियोसिस फर्स्ट और एक होता है मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। एक्चुअल जो रिडक्शन होता है यहीं पर होता है, किसके बीच में होता है, आपके होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे बेसिकली सेपरेट किए जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके मियोसिस सेकेंड, ये भी आपके माइटोसिस की तरह ही होता है, इक्वेशनल डिवीजन इसको बोलते हैं। और यानी यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, मियोसिस में 2 टाइप के होंगे। पहले में किसका सेपरेशन होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब एक क्रोमोसोम कहाँ से आया होगा, फादर से आया होगा, एक क्रोमोसोम कहाँ से आया होगा, मदर से आया होगा। तो उन्होंने मिलके क्या बनाया, होमोलोगस क्रोमोसोम बनाया। अब यहीं पे क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन में इन्हीं होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, और इसी के दौरान आपके जो मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, उसका भी एक्सचेंज होता है, जो कि बाद में आपके क्या होती है, यूनिक आइडेंटिटी उससे बन जाती है ना। इसीलिए जो है कुछ ना कुछ आपकी वेरिएशन ज़रूर रहता है, चाहे पेरेंट्स टू पेरेंट्स देखें उनके बच्चों में देखें तो उसमें उसमें क्या रहती है, डिफरेंसेस रहते हैं, इन्हीं की वजह से रहता है। ठीक है, यानी ट्वाइस एन से यहाँ पे 4 एन बन जाते हैं। डिप्लॉइड सेल से क्या बन जाते हैं, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। अब मियोसिस में भी देखें तो टाइप प्रोफेज 1 होता है, मेटाफेज 1 होता है, एनाफेज 1 होता है और टीलोफेज 1 होता है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेज़ है वो कौन सी है, प्रोफेज 1 है। एक्चुअल जो मेन फंक्शन यहीं पर ही होता है। अब इस प्रोफेज 1 के भी सब स्टेजेस पाए जाते हैं, जैसे कि लिप्टोटीन हो गया, जाइगोटीन हो गया, पैचिटीन हो गया, डिप्लोटीन हो गया और डाइकाइनेसिस। कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसमें ज़्यादा डेप्थ में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, जो जो इम्पॉर्टेंट है बस उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, मियोसिस में आपके 2 तरीके के होंगे, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में भी हमने क्या देखा, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। अब प्रोफेज फर्स्ट के भी क्या होता है, सब डिवीजन होते हैं, जिसमें कि हम देख रहे हैं लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। अब इनमें भी मेन चीज़ें आपको बस ध्यान में रखना है कि जो है लिप्टोटीन में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है और ये थिन थ्रेड की तरह अपीयर होता है, किसमें, लिप्टोटीन में। अब जाइगोटीन में क्या होता है, आपका जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो पास पास आने लग जाते हैं और सिनेप्सिस की फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, सिनेप्सिस की फॉर्मेशन करते हैं और क्या बोलते हैं इसको, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे अपीयर होता है। क्या होता है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या होता है, आपके एक लैडर लाइक प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। और सिनेप्सिस किसे बोलते हैं, जब आपके क्रोमोसोम क्या करते हैं, आपके पेयरिंग करते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करते हैं, आपस में पेयरिंग करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। ठीक है, तो जाइगोटीन में क्या होता है, आपके सिनेप्सिस की फॉर्मेशन होती है और सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनता है। पैचिटीन में मेन काम यहीं पर ही होता है, जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में आए हैं, उन्होंने क्या किया, आपकी पेयरिंग की है, और यहाँ पे क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, यानी जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो आपस में डीएनए के जो सेगमेंट्स हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। और यहीं पे क्या होगा, आपके अगर एक्सचेंज होगा तो वेरिएशन आएगा, है ना, यानी अब क्या होगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी आ जाएगी और ऑफ जो स्प्रिंग होंगे, उनके जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट, उसमें डिफरेंसेस आएगा। ठीक है, तो यहीं पर क्या होता है, पैचिटीन वाले सब स्टेज में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, किन के बीच होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। इसमें क्या होता है, जो डीएनए के सेगमेंट होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज होता है, और इससे क्या होता है, वेरिएशन होता है। ठीक है,
नेक्स्ट जो है आपके डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है कि चियाज़मेटा की विजिबिलिटी होती है, यानी जो आपका क्रॉसिंग ओवर हुआ है, जो होमोलोगस ने पेयरिंग की है, वो विजिबल कहाँ पर होगा, आपके डिप्लोटीन में हो गया। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कियाज़मेटा बोलते हैं। और जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बना था, कहाँ पर बना था, जाइगोटीन में बना था, यहाँ पर ये ब्रेक होने लग जाता है। डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है, आपके जो फीमेल की oocyte होती है वो अरेस्टेड रहती है। कब से, फीटल से लेकर के प्यूबर्टी तक ये टिल अरेस्टेड स्टेज में रहती है। कौन, फीमेल की जो फीमेल oocytes जो रहती हैं डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्टेड रहती है टिल प्यूबर्टी। ओके, फिर आता है डाइकाइनेसिस। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम्स का, ठीक है। और जो एनवेलप रहती है वो आपके डिज़ोल्व होने लग जाती है। क्रॉसिंग ओवर करने वाला क्या रहता है, एंजाइम। तो उस एंजाइम का नाम क्या है, SPO11। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्रॉसिंग ओवर का एंजाइम कौन सा है, SPO11। आई होप आपको क्लियरिटी आ गई होगी, एक बार फिर से बता देती हूँ, ठीक है। लिप्टोटीन में क्या होता है, थिन थ्रेड, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए स्नेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कौन सी स्टेज में बनती है, तो जाइगोटिन। क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन कब होता है, आपके पैचेटिन में होता है। सिनेप्सिस कब बनता है, जाइगोटिन में ही बनता है। कियाज़मेटा विजिबिलिटी कब होती है, आपके डिप्लोटीन में होती है, ठीक है। और जो फीमेल की जो oocytes अरेस्टेड स्टेट कौन सी रहती है, डिप्लोटीन में रहती है, ठीक है। अब आपको इनके डायग्राम भी दिख रहे हैं, ठीक है। लिप्टोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया, रेप्लिकेशन के बाद है ये। फिर बाइवेलेंट मतलब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इसको बाइवेलेंट बोलते हैं। और क्रोमेटिड के हिसाब से बोलेंगे तो टेट्राड बोलेंगे, ठीक है। कियाज़मेटा की फॉर्मेशन आप देख रहे हो, ठीक है। इस 1 में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करेंगे, अलाइन करेंगे, इक्वेटर पे बीच में आ जाएंगे। फिर क्या होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, स्पिंडल फाइबर अटैच करेंगे। एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होने लग जाते हैं, बट कोई भी सेंट्रोमेयर का डिवीजन नहीं होता है, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड थोड़ी सेपरेट हो रहे हैं। क्या हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, क्रोमोसोम का जो नंबर है वो हाफ होने लग जाता है। ओके, फिर क्रोमोसोम क्या करते हैं, टीलोफेज में अपोजिट पोल की तरफ जाने लग जाते हैं और 2 हैप्लॉइड क्या बनता है, न्यूक्लियस बनाता है। इसके बाद क्या होगा, आपके साइटोकाइनेसिस की फॉर्मेशन होगी। ओके, एंड सेकंड क्या होता है, सिमिलर होता है माइटोसिस की तरह। प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड। जैसे आपकी प्रोसेस माइटोसिस में होती है, सिमिलरली वैसे ही होती है, ठीक है। अब इसके बाद जब आपका साइटोकाइनेसिस हो जाएगा तो रिजल्ट में क्या आएगा, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर मेन डिफरेंस देखें हम माइटोसिस और मियोसिस में, तो माइटोसिस में कोई भी होमोलोगस क्रोमोसोम की फॉर्मेशन नहीं होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। जबकि मियोसिस में आपके होमोलोगस क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होती है। माइटोसिस में क्या होता है, कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। मियोसिस में क्या होता है, आपके क्रॉसिंग ओवर होता है। माइटोसिस में आपके सेपरेशन होता है किनका, सिस्टर क्रोमेटिड का। जबकि मियोसिस में आपके पहले क्या होगा, जो रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट करेंगे। फिर आपका जो सेकंड है मियोसिस सेकंड, उसमें क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड का क्या होगा, सेपरेशन होगा। माइटोसिस में क्या बनेंगे, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल बनेंगे। जबकि मियोसिस में क्या होगा, आपके 4 जेनेटिकली डिफरेंट हैप्लॉइड सेल बनेंगे, ठीक है। तो माइटोसिस में बेसिकली क्या होंगे, जब आपके 46 क्या होंगे, क्रोमोसोम होंगे। डीएनए का क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। तो 46 से आपके कितने, रेप्लिकेशन के बाद 92 क्या बनेंगे, क्रोमेटिड बनेंगे। अब इनको क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे। तो माइटोसिस में इन्हीं सिस्टर क्रोमेटिड क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे 2 सेल में, और हर किसी के पास 46 क्या आ जाएंगे, आपके क्रोमोसोम आ जाएंगे। ओके, जबकि मियोसिस में क्या होता है, बेसिकली जो आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स होता है उसमें डिवीज़न होता है। यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम जो कि आपके पेरेंट्स से आए हैं, वो क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे पहले वाले डिवीजन में, पहले वाले मियोसिस में। सेकंड में क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट करेंगे। फिर आपके 4 डॉटर सेल बनेंगे और हर किसी के पास क्या आएंगे, 23 क्रोमोसोम आएंगे। ओके, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। अब सेल साइकिल को आपके रेगुलेट भी किया जाता है, ज़रूरी है रेगुलेशन। अगर सेल साइकिल का रेगुलेशन नहीं हुआ तो आपकी कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो यहाँ इसके लिए क्या होता है, जगह जगह पे आपके चेक पॉइंट्स
प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि आपके G1 to S में भी क्या होता है, चेक पॉइंट्स बेसिकली चेकिंग करने के लिए। जैसे कि आपके G1 to S में क्या चेक किया जाएगा, सेल का साइज़ प्रॉपर है, क्या आगे डिवीजन इससे हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स क्या इनफ है, क्या DNA में कोई डैमेज तो नहीं, तो ये आपके देखा जाता है किसमें, G1 to S में। अब G2 to M में क्या देखा, यहाँ पे भी आपके चेक पॉइंट्स होंगे, क्योंकि S में क्या होता है आपका DNA का रेप्लिकेशन होता है ना, तो G2 to M में ये चेक किया जाएगा क्या रेप्लिकेशन अच्छे से हुआ, क्या कुछ एरर तो नहीं रहा DNA में, ठीक है। वैसे ही आपके M फेज़ में भी क्या किया जाता है, चेकिंग की जाती है। मेटा फेज़ में क्या चेक किया जाता है, क्या स्पिंडल अच्छे से अटैच है क्रोमोसोम से, ठीक है, ये सब चेक किया जाता है। बाद अगर सारी चीज़ें अच्छे प्रॉपरली हो चुकी हैं तब जाके आपके सेल डिवीजन होता है। तो बहुत ही रेगुलेटेड ये क्या होती है, प्रोसेस होती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स भी आते हैं, बट इतना डेप्थ में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रोटीन में आपके साइक्लिन और CDKs आ जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब माइटोसिस में क्या ध्यान रखना है आपको, सिस्टर क्रोमेटिड क्या हुए, सेपरेट हुए। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, और मियोसिस सेकंड जस्ट लाइक माइटोसिस, सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। अब अगर आपके कोई भी एरर आ जाता है सेल डिवीजन में तो क्या होगा, आपके जो क्रोमोसोम है वो अच्छे से सेपरेट नहीं करेंगे, नॉन डिसजंक्शन हो जाएगा, एन्यूप्लॉइडी की कंडीशन आ जाएगी। जब आपके क्रोमोसोम के नंबर नॉर्मल नहीं रह जाते, अब नॉर्मल हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी कंडीशन बोलते हैं। डाउन सिंड्रोम हो सकता है, टर्नर सिंड्रोम हो सकता है, क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। अगर सेल साइकिल की जीन्स में किसी भी तरीके का म्यूटेशन हो गया है तो इससे क्या होगा, कैंसर हो जाएगा। चेक्स पॉइंट अपना काम ही करना छोड़ दिया, उससे भी क्या हो जाएगा, यानी वो चेकिंग ही नहीं कर रहे अच्छे से, कैंसर हो जाएगा। ट्यूमर की फॉर्मेशन होगी है, इससे भी क्या होगा, कैंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा रेगुलेटेड प्रोसेस होती है सेल साइकिल की। तो इसके लिए क्या होता है, प्रॉपर चेकिंग की जाती है, ओके। सिग्निफिकेंस क्या होता है मियोसिस का, फॉर्मेशन होगा गैमीट्स का, मेंटेन रहेंगे क्रोमोसोम के नंबर जनरेशन टू जनरेशन, ओके। और ये इंश्योर करेगा जेनेटिक वेरिएशन को, इसी से तो इवोल्यूशन होगा, आपके ऑफस्प्रिंग भी आपके डिफरेंस हो जाती है पेरेंट्स से, है ना, इन्हीं की वजह से अडेप्टेशन होगा, इवोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये आपके सिग्निफिकेंस है मियोसिस और माइटोसिस की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेल साइकिल, सेल डिवीजन जो मैंने आपको बताया, इजी करके बताया, जो भी इंपॉर्टेंट थे वो सारी चीज़ें मैंने बताई, ठीक। हमारा जो है ये टॉपिक भी होता है फिनिश, और साथ ही साथ सेल बायोलॉजी का मैक्सिमम पोर्शन हमने फिनिश कर लिया है। अब जो बच्चा है आपके स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, इसे भी हम जल्दी फिनिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़े, MCQ प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है, साथ ही साथ इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।